आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि हम किस प्रकार से CSS का इस्तेमाल प्रोजेक्ट के अंदर कर सकते हैं। इसके पहले हम लोगों ने जब भी नया वेब एप्लीकेशन स्टार्ट किया उसके अंदर हमने कभी भी CSS का या फिर कलर कॉम्बिनेशन वाला कोड इतना नहीं लिखा, लेआउट वगैरह का मैनेजमेंट हमने नहीं देखा। लेकिन कोई भी प्रोजेक्ट बिना CSS या फिर बूटस्ट्रैप इस्तेमाल किए अच्छा बन नहीं सकता। उसका UI के अंदर अगर वर्क करना है तो आपको CSS का नॉलेज होना चाहिए। तो अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम CSS वेब मतलब जो ASP.NET वेब कोर एप्लीकेशन है उसके अंदर कैसे ऐड करते हैं। देखो, CSS का मतलब होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट, और इसकी मदद से हम लेआउट डेवलपमेंट कर सकते हैं। अगर आप कोई भी वेबसाइट देखिए, फॉर एग्जांपल मैं एक वेबसाइट यहाँ पे ओपन करता हूँ। सी, जैसे कि मैं अपनी ही कंपनी की वेबसाइट ओपन करता हूँ, तो आप देख पाएंगे कि इसका एक पर्टिकुलर लेआउट में ही ये वर्क करता है। इसको आप देखिए एक बार, जैसे कि इसका ये जो पार्ट हुआ है ये हेडर पार्ट है, उसके बाद में नीचे खास जगह दी गई है मेनू बार के लिए, है ना। अगर आप नीचे आएंगे तो आपको स्क्रोल बार मिलेगा, है ना। उसके बाद में ऑप्शंस है कई सारे। तो आप देख पा रहे हो कि ये सारी की सारी चीजें एकदम परफेक्ट जगह पे है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर लेआउट के अंदर है। तो ये लेआउट मैनेजमेंट का जो काम होता है ना, वो बाय यूजिंग CSS किया जाता है। HTML से डिजाइनिंग होता है, लेकिन जो लेआउट वगैरह बनता है, स्ट्रक्चर बना जा सकता है, इफेक्ट दिए जा सकते हैं, वो CSS से दिए जा सकते हैं। तो एम अपना इस प्रकार से कुछ प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करने का है, उसके लिए CSS हम इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन हम कैसे करते हैं वो देखते हैं। देखो, CSS जो होता है उसके अंदर कुछ टाइप हुए थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यूज ऑफ CSS देखते हैं पहले, क्यों यूज करना जरूरी है। सबसे पहले CSS आपका टाइम बचाता है। पेजेस लोड फास्ट, वो फास्टर पेज लोड कर सकता है। इजी मेंटेनेंस मतलब क्या होता है कि अगर UI डेवलपर तुम्हारे प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहा है तो वो भी अपना अलग से काम किया जा सकता है, मतलब मेंटेन करना एक चीज को बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी होता है। उसके बाद में फोर्थ नंबर का पॉइंट जो है वो है रिस्पॉन्सिव डिजाइन एंड मल्टीपल डिवाइस कंपेटिबिलिटी। सिंपल सी बात है कि जो वेब एप्लीकेशन आप बनाते हो वो सिर्फ डेस्कटॉप पे नहीं तो साथ साथ में मोबाइल के ऊपर भी एकदम कंपेटेबल होना चाहिए, करेक्ट। सो वो भी CSS के अंदर किया जा सकता है। और फिफ्थ पॉइंट है ग्लोबल वेब स्टैंडर्ड। इसका मतलब इसका अपडेशन जो है वो ग्लोबली किया जाता है और काफी इजीली वो मैनेज किया जा सकता है। चलिए, अब मैं CSS को किस प्रकार से इंटीग्रेट किया जा सकता है और बाय डिफॉल्ट हमारे पास में क्या क्या है वो दिखा देता हूँ। एक बार मैं मेरे वेब एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। इस बार मैं नया वेब एप्लीकेशन लेता हूँ, तो मैं क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, वेब कोर का ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे, ASP.NET वेब कोर। नेक्स्ट, आपको जो नाम सही लगता है आप दे दीजिए। नेक्स्ट, मेरा जो सपोर्ट है वो 6.0, ठीक है, एंड क्रिएट। ओके, बाय डिफॉल्ट वेब एप्लीकेशन क्रिएट हो गया है। लेकिन जब हम इसको अभी रन करेंगे, आपको मालूम है कि इसका पहला पेज जो होता है वो हमेशा व्यू के अंदर होता है, होम नाम के फोल्डर के अंदर index.html। इसको जब तुम रन करोगे तो ये तो बाय डिफॉल्ट कोड है, ये हमने लिखा ही नहीं है। एक्चुअली ये कोड CSS का ही इस्तेमाल करके लिखा हुआ है। इस प्रोजेक्ट के अंदर कहीं ना कहीं CSS ऑलरेडी इनबिल्ट है। अगर मैं इसको रन करूं तो आप देख सकते हो कि ये बना बनाया हेडर और फुटर हमको दे देगा। देखो, सी, आप गौर कर सकते हैं कि यहाँ पे हेडर, ये जो पार्ट है ना ये हेडर है, ठीक है। ये जो पार्ट है वो बॉडी कंटेंट है, और ये जो नीचे आप देख रहे हो ना ये फुटर है। ये तो हमने बनाया नहीं, ये तो बाय डिफॉल्ट आया हुआ है। ये कैसे क्या आया और कहाँ से आया। देखो, सिंपल सी बात है कि इस वेब एप्लीकेशन के अंदर बाय डिफॉल्ट CSS इंटीग्रेट किया गया है। हम चाहते हैं कि हम हमारी जरूरत के हिसाब से हम खुद उसको इंटीग्रेट करें, ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर मुझे नहीं चाहिए, मुझे पूरा खुद का बनाया हुआ स्ट्रक्चर चाहिए। तो ये करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मुझे उसको ब्लैंक करना है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो कोड है वो इसको डिलीट कर देता हूँ। मतलब मैंने इंडेक्स फाइल के अंदर जो डेटा है उसको डिलीट कर दिया, ठीक है। अब प्रोजेक्ट के अंदर ये जो प्रोजेक्ट आपको मिला हुआ है ये बना बनाया है, तो यहाँ पे शेयर्ड करके फोल्डर होता है, और उसके उसको अगर मैंने एक्सपांड किया तो उसके अंदर ना लेआउट करके फाइल होती है, जो कि मेन फाइल है। मतलब ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, हेडर फुटर, ये सबका सब कोड जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो जैसे मैं वहां पे क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बाय डिफॉल्ट काफी सारा कोड है।
और ये जो कोड है ना, ये पूरा का पूरा HTML और CSS का कॉम्बिनेशन है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे CSS का कोड है, ये CSS का कोड है, ठीक है। और उसके अलावा भी काफी सारा कोड इसके नीचे है। मैं ये चाहता हूँ कि पूरा वेब एप्लीकेशन मैं अपने मन से बनाना चाहता हूँ, तो इस कोड की मुझे कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस कोड को मैं निकाल देता हूँ। कैसे निकालेंगे, देखो, कोड निकालते वक्त कुछ चीजें ध्यान में रखिएगा। जैसे कि मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसको मैं ब्लैंक कर देता हूँ। ये जो चीज है ना, CSS मैं अपने मन से लेने वाला हूँ, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट, ठीक है। मैं हेड टैग को वैसा का वैसे ही रखा। उसके बाद में देखो यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस है, हेडर है, उसके बाद में यहाँ पे फूटर है ना। ये देखो, अब मैंने उसको एक्सपांड मतलब कोलैप्स किया हुआ। अब कोड मेरा इतना है। इस हेडर की मुझे जरूरत नहीं है, मैं उसको डिलीट कर देता हूँ। इस फूटर की भी मुझे जरूरत नहीं है, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अब देखो, आपके प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ इतना ही कोड है। मैंने सिर्फ एक चीज रखी, वो है @render body। ये क्या करता है समझाता हूँ, देखो। अगर तुम गौर करो इसके ऊपर, तो तुम्हारा index.cshtml अलग पेज है और layout.cshtml अलग पेज है, ठीक है। लेकिन जब तुम रन कर रहे थे, तब तुम्हें जो कंटेंट दिख रहा है, वो इंडेक्स पेज रन करने के बावजूद भी उसके अंदर हेडर और फुटर ऑटोमेटिक आया हुआ है। वो इसलिए आया हुआ है क्योंकि ये वाला जो पेज है layout.cshtml, इसके ऊपर से ही index.cshtml बना हुआ है बाय डिफॉल्ट। और वो हमेशा क्या करता है, index.cshtml के ही कंटेंट रेंडर बॉडी जहां पे लिखा हुआ है वहां पे पुट होते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये है कि आपका जो लेआउट है, मतलब प्रोजेक्ट का मेन लेआउट अलग फाइल में मेंटेन किया जाता है, और जो चेंजेबल पार्ट है, मतलब जो बीच का पार्ट है, वो अलग जगह में मेंटेन किया जाता है। इसके वजह ये करने के लिए रेंडर बॉडी ऐसा लिखना पड़ता है। आगे चल के मैं आपको एकदम क्लीन ये करके बताऊंगा। फिलहाल थोड़ी देर के लिए मैं इसको ऐसा का ऐसे ही रखता हूँ, ठीक है। अब मैं सेव करता हूँ। अब मैं इसको एक बार रन करके देखता हूँ, देखो चेंज क्या होता है। सी द डिफरेंस, आपको अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा, क्योंकि हमने उसका हेडर निकाल दिया, फुटर निकाल दिया, बीच के कंटेंट निकाल दिए। इसका मतलब ये अभी पूरे की पूरी तरह से ब्लैंक है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं एक आधा कोड लिख सकता हूँ। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे H1 लिखा और मैंने लिखा लक्ष्य, सेव किया, रन करके देखते हैं, सी द चेंज। अब उसने क्या किया हुआ है, यहाँ पे मेरा आउटपुट है फर्स्ट लाइन। अगर आपने गौर किया होगा तो इसके पहले ये जो बीच का जगह है, यहाँ पे वो लिखा हुआ था। वो इसलिए लिखा हुआ था क्योंकि पूरी चीज में CSS वगैरह मैनेज किए गए थे। अब इस वेब फॉर्म के अंदर, मतलब वेब पेज के अंदर CSS वगैरह कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है। मैं चाहता हूँ कि मैं मेरी फाइल खुद क्रिएट करूँ और उसका प्रॉपर लेआउट मुझे क्रिएट करना है। दैट्स इट। मैं इसको क्लोज करता हूँ। अब CSS को कैसे इंटीग्रेट, मतलब इंक्लूड कैसे करना है, वो बताता हूँ। CSS ऐड करने की स्पेशल जगह है, उस जगह पे ही आपको उसको ऐड करना होता है। तुम कोई भी चीज कहीं पे भी डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक काम करते हैं, देखो, CSS की फाइल अगर तुम्हें ऐड करना है तुम्हारे प्रोजेक्ट के अंदर, तो तुम्हारे पास में जो जगह होती है वो होती है www root, ठीक है। मतलब अगर तुम्हारे माइंड में ये चल रहा है कि हम हमारे प्रोजेक्ट के अंदर CSS ऐड करते हैं, तो तुम्हें कहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, www root के अंदर। अगर हम इसको एक्सपांड करें, तो तुम्हें उसके अंदर CSS नाम का फोल्डर दिखेगा। ये ऑलरेडी रेडीमेड दिया हुआ है, ठीक है। आप चाहे तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप चाहे तो इसको डिलीट करके नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। एनीवे, इसको एक्सपांड करें तो यहाँ पे देखो एक बाय डिफॉल्ट CSS की फाइल पहले से ही बनी बनाई है। अगर मैंने उसके ऊपर क्लिक किया, तो ये बाय डिफॉल्ट उसके अंदर का कोड है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे तो पूरा नया क्रिएट करना है, तो एक काम करता हूँ, ये कोड मेरे काम का नहीं, मैं इस वाली फाइल को डिलीट कर देता हूँ। कौन सी, site.css फाइल को डिलीट करता हूँ। इसको राइट क्लिक करेंगे और डिलीट बटन पे क्लिक, और यहाँ पे डिलीट, क्लियर, दैट्स इट। अब मेरे प्रोजेक्ट में के अंदर कोई भी प्रकार की CSS फाइल नहीं है। मेरा एम ये है कि मैं उसको खुद ऐड करना सीखना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये करने के लिए अब हम यहाँ जाएंगे CSS के अंदर, और हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ऐड, और आप अलग फाइल ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे न्यू आइटम करके ऑप्शन होता है, वहां पे आपको क्लिक करना है। जैसे आपने क्लिक किया, वहां पे आपको कई सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, उसके अंदर आपको चाहिए CSS की फाइल, ठीक है। अब देखो, कई बार क्या होता है कि ये इसके अंदर ढूंढना ना हेक्टिक हो जाता है। जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें एकदम से पता चल जाएगा कि फाइल कहाँ है। लेकिन अगर कुछ सर्च करना है, तो यहाँ पे सर्च बॉक्स होता है, वहां पे क्लिक कीजिए, और वहां पे आप टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे CSS की फाइल चाहिए, तो मैं ऐसा CSS टाइप कर सकता हूँ।
जैसे CSS टाइप किया देखो शॉर्ट हो गए। इसमें से आप चूज कीजिए आपको क्या चाहिए। मुझे ये पहले नंबर का ऑप्शन चूज करना है। मुझे स्टाइल ये CSS की पहले ये चाहिए। तो यहाँ पे नीचे देखिए आप उसका नाम लिख के आया स्टाइल शीट डॉट CSS। ये बाय डिफॉल्ट वर्ड है। आप अपने CSS का नाम अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको चेंज नहीं करना चाहता, यही प्रोफेशनल वर्ड है तो मैं इसको ऐसे ही रख जस्ट और ऐड बटन पे क्लिक करता हूं। जैसे ही ऐड बटन पे क्लिक करूंगा आप देख रहे हो कि वहां पे स्टाइल डॉट CSS का फाइल ऐड हो चुका है। ठीक है, और ये अभी की कंडीशन में ब्लैंक है, मतलब इसके अंदर सिर्फ बॉडी नाम का एक छोटा सा एट्रीब्यूट इतना ही है, बाकी कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे CSS का फाइल तो ऐड हो चुका है। मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पे कुछ कोड लिखूं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोड लिखना है तो CSS का यूज करने के कुछ तरीके होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बताऊं स्लाइड के अंदर CSS दो प्रकार की होती है। इनलाइन CSS होती है, एक्सटर्नल CSS होती है। मैक्सिमम लोगों को इसका फर्क पता है। अगर तुम डिजाइनिंग के पेज में ही CSS का कोड लिखो तो वो हो गया इनलाइन CSS, और अगर तुम कोई स्पेशल फाइल मेंटेन करके उसके अंदर कोड लिखो तो वो हो गया एक्सटर्नल CSS। मैक्सिमम कंपनी के अंदर जो वर्क किया जाता है वो एक्सटर्नल CSS का यूज करके ही किया जाता है, इसलिए मैक्सिमम आपने फोकस करना किसके अंदर, एक्सटर्नल CSS के अंदर। अगर मैं आगे वाले पेज पे बढ़ूं तो आप देख सकते हो कि अगर इनलाइन CSS का यूज करना है तो आप डायरेक्टली स्टाइल नाम का टैग HTML के ही कोडिंग के अंदर कर सकते हो। ठीक है, ये जस्ट एक एग्जांपल है, लेकिन मुझे इनलाइन CSS का इस्तेमाल नहीं करना है। हम यूज करने वाले हैं एक्सटर्नल CSS। ठीक है, अब एक्सटर्नल CSS कैसे यूज करते हैं वो देखो। सी, अगर आपको एक्सटर्नल CSS आपके प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड करना है तो आपकी मेन फाइल जो है लेआउट CSS HTML, उस फाइल के अंदर आपको CSS का पाथ ऐड करना पड़ेगा। CSS की फाइल का पाथ ऐड करने का टेक्निक ये है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। आप यहाँ पे अगर सिंटैक्स के ऊपर गौर करें तो वहां पे लिंक टाइप है, उसके बाद में आपको href है, मतलब पहले आपको बताना पड़ेगा कि किस प्रकार की फाइल है, टाइप क्या है, तो CSS है। href मतलब CSS के फाइल का पाथ का है, और रिलेशन कि वो एक प्रकार की स्टाइल शीट की फाइल है। अब जब आप ऐसा टैग आपके मेन फाइल के हेड टैग के अंदर ऐड करोगे तब जाके आपका CSS लिंक हो जाएगा। लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि आपको ये कोड भी लिखने की जरूरत नहीं है, सिस्टम ये चीज खुद ब खुद कर सकती है। चलिए कैसे दिखा देता हूँ। मैं चलता हूँ मेरे प्रोजेक्ट के अंदर, यहाँ पे आया, और अब यहाँ पे देखिए मैं सिर्फ एक लाइन का कोड लिखा यहाँ पे। मुझे ना क्या करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। ये बॉडी है और उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए मैं लिखूंगा बैकग्राउंड कलर। ठीक है, इसका सजेशन मैकेनिज्म बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तुम जो भी वर्ड डालोगे उसके ऊपर वो खुद ब खुद सजेशन दे देगा। इसका प्लस पॉइंट ये है कि डेवलपर को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है एट्रीब्यूट्स के बारे में। ठीक है, बैकग्राउंड कलर कौन सा कलर चाहिए, तो आपको जो भी कलर सही लगता है आप चूज कर सकते हो। ठीक है, आपको जो भी कलर चाहिए, मान लीजिए कि मैं, चलिए ये येलो कलर ले लेता हूँ, या फिर येलो कलर ले लेता हूँ, ये वाला। ठीक है, और सेमीकोलन लगाया। चलिए, तो मैंने क्या किया, CSS के अंदर कोड लिखा हुआ है। अब अगर मैं इसको डायरेक्टली रन करूं और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मेरे पेज का बैकग्राउंड जो है वो येलो होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है। ये इसलिए नहीं है क्योंकि तुम्हारा ये वाला पेज अलग है और CSS का पेज अलग है, वो लिंक नहीं हुआ है। तो तुम्हें एटलीस्ट एक बार उसको लिंक करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिंक कैसे करते हैं, तुमने कोड तो लिखा लेकिन लिंक कैसे करते हैं और कहाँ पे करते हैं, तो देखो समझो। CSS की फाइल एक ही बार लिंक करनी होती है, और जहां पे आपका मेन पेज है वहीं पे लिंक करना होता है। तो आपका मेन पेज जो है, जो लेआउट है, वो फाइल है आपका लेआउट डॉट CSS। ठीक है, तो आपको अगर CSS का कोड ऐड भी करना है फाइल का तो कहाँ ऐड करना होगा आपको, लेआउट डॉट CSS इसी फाइल के अंदर ऐड करना है। ठीक है, चलो क्लिक किया। दूसरा तरीका ये है कि भाई CSS की फाइल उसी जगह ऐड की जाती है जहां पे हेड टैग प्रेजेंट हो, हेड टैग। तो आप देख सकते हो कि लेआउट डॉट CSS के अंदर ही हेड टैग प्रेजेंट है, दिख रहा है। तो यही जगह होती है CSS की फाइल को ऐड करने। ठीक है, आप लगे तो इंडेक्स फाइल के अंदर डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये गुड प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे साथ में कंपनी में बाकी भी डेवलपर्स होते हैं, तुम ऐसा कुछ भी अपने मन से करोगे तो वहां पे दिक्कत जाएगी। ठीक, तो जहां पे जो रूल्स है उसको फॉलो करना जरूरी है, तो तुम्हें लेआउट के अंदर ही ऐड करना है। देखो एंटर किया, अब मुझे मेरी जो बनी बनाई CSS फाइल है, ये स्टाइल डॉट CSS,
ये यहाँ पे ऐड करनी है। और हमने अभी अभी देखा हुआ है कि भैया अगर ये ऐड करनी है तो आपको ये सिंटैक्स का यूज करना पड़ेगा। अब तुम्हारे पास में दो रास्ते हैं, एक तो तुम ये पूरा का पूरा कोड लिखो वहां पे, नहीं तो दूसरा एक शॉर्टकट तरीका है जो मैं कई बार इस्तेमाल करता हूँ। देखो, सिस्टम बहुत इंटेलिजेंट है, तुम्हें अगर फाइल को ऐड करनी है ना तो सिस्टम उसके लिए कोड अपने आप लिख सकती है। देखो, स्टाइल डॉट सी एस एस ये चाहिए फाइल मुझे, ठीक है, तो यहाँ पे जाइए, स्टाइल डॉट सी एस एस को बस ड्रैग कर दीजिए। देखो, सिलेक्ट किया, ऐसा खींच लो, ड्रैग करो जहां पे चाहिए वहां पे और छोड़ दो, तो सिस्टम विल ऐड द कोड ऑटोमेटिकली। वो अपने आप पाथ ले लेगी, अपने आप रिलेशनशिप ले लेगी, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। हो गया, सीएसएस लग गई, वो लग गई, वो सीएसएस की फाइल हो गया, खत्म। ठीक है, ये टेक्निक सिर्फ वो सीएसएस के लिए नहीं कर सकता, वो जावास्क्रिप्ट की फाइल, नोड जीएस की फाइल, किसी भी प्रकार की फाइल का पाथ ऐसा ड्रैग करने के बाद में सिस्टम ऑटोमेटिक ले सकती है, तुम्हें कोड लिखने की जरूरत नहीं, मतलब डेवलपर का टाइम बचा जाए इससे। ठीक है, चलो अब मैं उसको ना रन करके देखना चाहता हूँ कि ये फाइल ऐड होते बराबर क्या हुआ होगा। सीएसएस लिंक होगी, सीएसएस के अंदर क्या कोड लिखा तुमने कि भैया बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो कर दो। ठीक है, तो जब आप इसको रन करोगे तो देखिए सीधा चेंज, अब आपको चेंज दिख रहा है कि वहां पे जो वर्ड लिखा था उसका मतलब वो जो पेज है उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो येलो हो गया। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है कि हमारी सीएसएस की फाइल वहां पे परफेक्ट लग गई। ठीक है, चलिए, आई होप यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ तक के तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, एकदम इजी था। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, सीएसएस की फाइल तो हमने ऐड कर ली है, अब मुझे बताना है आप लोगों को लेआउट के बारे में कि किस प्रकार से हम ASP.NET कोर में लेआउट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब हम बात करेंगे इसके अंदर ना लेआउट क्रिएट करना। अब लेआउट क्रिएट करना मतलब क्या, ये मैं आपको समझाता हूँ पेंट में, मतलब ड्राइंग करके। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक वेबसाइट क्रिएट करनी है, तो किसी भी वेबसाइट को कुछ इस प्रकार से क्रिएट हो सकता है, कोई भी वेबसाइट मतलब एक प्रकार का बॉक्स ही है। ठीक है, किसी भी वेबसाइट में पहला जो छोटा सा पार्ट होता है उसको कुछ भी स्पेसिफिक नाम होता है, उसको बोलते हैं हेडर। करेक्ट, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको नाम देता हूँ कि ये क्या है, आपका हेडर है, कि मुझे यहाँ पे हेडर क्रिएट करना है। बाद में किसी भी वेबसाइट में छोटा सा नीचे जो बॉक्स होता है वो जगह होती है मेनू बार के लिए, तो यहाँ पे रखा जाता है जगह जो है वो है मेनू बार की। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपको समझने के लिए कि यहाँ पे मैं मेनू बार के लिए जगह छोड़, उसके बाद में हम लेते हैं फिर से एक छोटा सा बॉक्स, और मेनू बार के नीचे जो जगह होती है वो होता है कंटेंट। ठीक है, मतलब आपका जो मेन जो पार्ट होता है वो इसके अंदर लिखा जाता है, इसको बोलते हैं कंटेंट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंटेंट या फिर बॉडी, और आखिर का जो बचा हुआ पार्ट होता है वो होता है आपका फूटर। तो दुनिया में जितनी भी वेबसाइट्स है उन सबका ही ये एक कॉमन चीज है कि उन वेबसाइट्स में हेडर होता है, कहीं ना कहीं आपको मेनू बार मिल जाएगा, कंटेंट भी होती है और फुटर भी मिलता है। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो ये एक जनरल आर्किटेक्चर है किसी भी वेबसाइट का, ये क्रिएट करना है अपने को काय के अंदर, सीएसएस के। ठीक है, तो सीएसएस के अंदर अगर ये क्रिएट करना है तो आपको नॉलेज होना चाहिए डिवीजन टैग, डिवीजन। तो मैं अब आपको ये लेआउट डेवलप कर मतलब बताने जा रहा हूं, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, डिवीजन टैग का यूज जरूरी है। ठीक है, चलिए करके दिखा देता हूँ। क्लियर हुआ लेआउट में क्या क्या है, क्लियर हुआ। ठीक है, इस प्रकार का मुझे लेआउट डेवलप करना है। ठीक है, अब हम डिवीजन टैग की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सी स्लाइड से समझाता हूं मैं आपको। हमें देखना है डिवीजन, तो आप देखिए डिवीजन का मतलब क्या होता है, सेक्शन। ओके, तो और ये वाला टैग जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट टैग होता है सीएसएस के अंदर, जो कि लेआउट डेवलपमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका आप ये देखिए डिवीजन टैग, इसके दो जगह सिंटैक्स दिए गए हैं। एक सिंटैक्स अगर आपको उसको फाइल में यूज करना है यूआई वाली उसका, और दूसरा सिंटैक्स अगर आपको सीएसएस के अंदर डिवीजन में क्या होना चाहिए उसका। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ कि ये कैसे वर्क करेगा। सी सिर्फ सिंटैक्स के ऊपर ध्यान दीजिए, सीएसएस का सिंटैक्स ये है डिवीजन क्रिएट करने का, आगे लिखना है हैश, बाद में डिव का नाम, ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। अब ये हैश कंपलसरी नहीं होता, कई बार इस हैश की जगह डॉट भी होता है, तो हैश कब लिखना और डॉट कब लिखना मैं अगले वाले सेशन में बताऊंगा। फिलहाल इजीनेस के लिए सिर्फ इतना समझिए कि यहाँ पे हैश लिख के हम शुरुआत कर सकते हैं। डिवीजन का मतलब होता है सेक्शन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इस
पेंट में जो मैंने ड्रॉ किया है वो एक प्रकार के क्या है, सेक्शन है। जैसे कि हेडर पार्ट है, हेडर सेक्शन है, मेनू सेक्शन है, कंटेंट सेक्शन और फुटर सेक्शन है। मैं चाहता हूं कि मुझे ये सब कुछ डेवलप करना है। पहला मेरा एम ये है कि मैं हेडर सेक्शन डेवलप बनाऊं। ये करने के लिए मुझे जाहिर सी बात है डिवीजन टैग पता होना चाहिए। अब हमने डिवीजन टैग का अभी अभी सिंटैक्स देख चुके हैं, चलिए यूज करते हैं। डिवीजन क्रिएट करने के लिए हम आपको जाना पड़ेगा स्टाइल के अंदर, ठीक है, यहाँ, और मैं डिवीजन क्रिएट करता हूँ। हमने अभी भी सिंटैक्स देखा किस प्रकार से था, वो हैश और उसके बाद में डिवीजन का नाम। मैं अपने डिवीजन का नाम कुछ भी रख सकता हूँ, ऐसा नाम रखिए जो पढ़ने के बाद में आपको समझ में आए। मुझे हेडर पार्ट क्रिएट करना है, मतलब हेडर का पार्ट क्रिएट करने के लिए मैं नाम देता हूँ हेडर ही, ठीक है, एंटर लगाया, ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट। अब हेडर का क्या साइज होना चाहिए वो हमको डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे ये हम वेबसाइट बनाने जा रहे हैं, इस हेडर का विड्थ ज्यादा है, हाइट कम, ठीक है, तो मैं मिनिमाइज करता हूँ और मैं पे जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकता हूँ। मैं लिखूंगा कि भैया मुझे जो विड्थ है वो आप दीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि 600 पिक्सल, ओके, एंटर लगा। मुझे जो हाइट चाहिए वो दीजिए आप, मुझे ज्यादा हाइट नहीं चाहिए, तो मुझे 100 पिक्सल। पिक्सल का मतलब होता है डॉट, ठीक है, 600 पिक्सल मतलब 600 डॉट लगाने के बाद में जितनी जगह रिजर्व होगी उतनी। 100 पिक्सल मतलब 100 अगर डॉट सिस्टम के ऊपर लगाया जाए तो जितनी जगह रिजर्व होगी उतनी। सिंपल। तो इससे जगह तो रिजर्व हो जाएगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो जो डिवीजन क्रिएट होगा वो मुझे दिखना भी चाहिए कि डिवीजन कैसा आया क्या आया। तो मैं कलर अपने मन से देना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं उसको ना कलर दे देता हूँ। तो बैकग्राउंड कलर अगर देना है तो हम ऐसे दे सकते हैं, बैकग्राउंड कलर आप अपनी मन से जो आपको कलर सही लगता है वो आप दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ब्लैक कलर ले लेता हूँ, ठीक है, सेव किया। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, देखो रन किया, जैसे आप रन करोगे आपको कोई भी चेंज नहीं दिखेगा, क्योंकि आप लोगों ने क्या किया, सिर्फ डिवीजन क्रिएट करके रखा और आप एक्सपेक्ट करोगे यहाँ पे डिवीजन आना चाहिए था। वो इसलिए नहीं आया क्योंकि तुमने सीएसएस की फाइल के अंदर डिवीजन तो डाला, लेकिन जो यूआई वाली फाइल है वहां पे आपने डिवीजन को कॉल नहीं किया, ठीक है, क्योंकि उसके जैसे डिवीजन तो कई सारे लगेंगे, आपने कॉल ही तो नहीं किया। तो कॉल करने के लिए ही आपके पास में ये वाला सिंटैक्स होता है जो कि पहले नंबर पे लिखा होता है। ये सिंटैक्स जो है किसके लिए है, यूआई के पेज में आपके डिवीजन को कॉल करने के लिए। किस प्रकार से लिखा गया उसको देखो, div टैग है, बीच में कंटेंट है, आप कंटेंट लिख सकते हो चाहे तो, और div टैग का क्लोजिंग है, करके दिखा देता हूं। देखो यहाँ पे आए, अब कॉल कहाँ करना, तो मेरा जो मेन पेज है वो तो CSHTML का ही पेज है, बराबर, इंडेक्स वाला। मैं यहीं पे कॉल करना चाहता हूँ, तो ये सब निकाल दिया, ध्यान दीजिए, ये सब निकाल दिया और यहीं पे कॉल करता हूँ। तो मैं लिखूंगा div, एंटर किया, लेकिन इतने लिखते बराबर से वो कॉल नहीं होगा। div को अगर कॉल करना है तो यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं id इक्वल टू, और उस डिवीजन का नाम जो आपने बनाया, हमने जो डिवीजन बनाया उसका नाम हमने क्या लिखा, हेडर। तो इससे ये हो जाएगा कि ये कोड लिखा तो हेडर नाम का जो डिवीजन है इसके अंदर का जो कोड है ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसकी मदद से उस जगह पे विड्थ, हाइट और बैकग्राउंड कलर इतनी चीजें एग्जीक्यूट करके एक बॉक्स क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि इस बॉक्स के अंदर एक वर्ड भी रहे, हेडर करके, हेडर पार्ट, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं, देखो चेंज, सीधे डिफरेंस आपके ध्यान में आया होगा कि यार यहाँ पे ना एक ब्लैक कलर का बॉक्स आ गया, उसकी हाइट विड्थ उतनी ही है जितनी आप लोगों ने सेट करके रखी हुई है। तो एक काम करते हैं, ये बॉक्स अगर पूरा होता स्क्रीन भर तो बहुत ही बड़ा दिखता था। अब हर किसी की स्क्रीन कम ज्यादा है, तो तुम हर किसी की स्क्रीन के हिसाब से कैसे मैनेज करोगे। तो एक शॉर्टकट तरीका आपको बता देता हूँ, सिंपल है। आप यहाँ पे जाइए कोडिंग अपनी, ये जो विड्थ है ना, ये 600 आपने लिखा, इस जगह पे आप कर दीजिए वहां पे 100%। मतलब क्या हो जाएगा, सिस्टम क्या करेगी, जहां पे भी आप इसको रन कर रहे हो उस सिस्टम की स्क्रीन की 100% जगह वो ले लेगा। चलिए सेव किया, अब रन करते एंड सी द डिफरेंस। हर किसी के लैपटॉप की साइज, स्क्रीन की साइज कम ज्यादा है, ठीक है, हर किसी के लिए ये आउटपुट अलग अलग आ सकता है। तो जब आप 100% इस्तेमाल करते हैं तब आपने क्या किया, पूरी की पूरी जगह जो है रिजर्व कर लिया, ठीक है। और आपको याद होगा कि हमने कुछ लिखा भी था हेडर पार्ट जैसा, तो वहां पे कॉर्नर पे आया हुआ है,
ठीक है, आप चाहे तो उसको बीच में भी ले सकते हैं। ठीक है, एक काम करता हूँ, मिनिमाइज। चलिए यहाँ पे आए इंडेक्स पे, हम चाहे तो उसको सेंटर में भी ले सकते हैं और हम चाहे तो उसको बड़े से अक्षरों में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने सोचा कि मुझे यहाँ पे H1 टैग लगाना है, तो मैं लगा सकता हूँ और मैं अपनी ही कंपनी का नाम दूँ, दैट्स इट। और मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर में दिखे, तो आपको अगर पता होगा तो सेंटर नाम का एक टैग, सेंटर, ठीक है। तो ये क्या होगा, डिवीजन के अंदर सेंटर लगाने की वजह से ये उसका सेंटर ले लेगा। देखो रन करके, अच्छा ये यहाँ पे आ चुका है, लेकिन टेक्स्ट जो है ये बाय डिफॉल्ट ब्लैक बैकग्राउंड है और वो टेक्स्ट का भी कलर ब्लैक ही है, तो टेक्स्ट का कलर चेंज करना पड़ेगा। ठीक, तो आप यहाँ पे वो कोड लिख सकते हैं, ओके, कि भाई किस प्रकार से हम उसका टेक्स्ट चेंज करें। ठीक, मैं चाहूँ तो वो कोड यहाँ पे भी लिख सकते हैं और मैं चाहूँ तो वो CSS में लिखा जा सकता है। मैं चाहता हूँ कि यार हेडर के अंदर जो टेक्स्ट है उसका कलर ना व्हाइट हो जाए, तो टेक्स्ट कलर लिखने के लिए सिर्फ आप कलर लिखिए और आप यहाँ पे दे दीजिए व्हाइट, सिंपल। बैकग्राउंड कलर लिखने से बैकग्राउंड कलर व्हाइट चेंज होता है, सिर्फ कलर लिखने से टेक्स्ट कलर चेंज होता है। अब देखते हैं रन करके, सीधा चेंज, और दिखने के लिए भी अच्छा दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया मेरा हेडर पार्ट। अब इसी टेक्निक से मुझे क्या करना है, मेनू बार भी डेवलप करना है, कंटेंट भी डेवलप करना है और फुटर भी डेवलप करना है। चलिए बना लेते हैं, मेनू बार के लिए जगह बना लेते हैं। चलिए सेम प्रोसेस में रिवाइज करता हूँ, किस प्रकार से की जा सकती है। इमेजिन कीजिए कोड तो मैं लिख ही रहा हूँ, मेरे साथ में आप भी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, डिवीजन ऐड करेंगे, डिवीजन क्रिएट करेंगे। किस प्रकार से, फिर से वही टेक्निक, डिव, उसके बाद में आप लिखेंगे, मान लीजिए आप अपने मन से नाम दे रहे हैं मेनू बार। ठीक है, चलिए यहाँ पे एंटर लगाए। क्या चाहिए आपको, मेनू बार कितना हाइट विड्थ चाहिए, अंदाजा लगाना सीखिए। जैसे कि आपने यहाँ पे ड्रॉ किया, विड्थ तो पूरा ले रहा है लेकिन हाइट थोड़ा कम है ना, तो एक काम करता हूँ, मिनिमाइज करता हूँ, भाई यहाँ पे विड्थ देता हूँ, विड्थ पूरा का पूरा चाहिए। ठीक है, 100%। और हाइट जो है वो थोड़ा कम चाहिए, हाइट जो है मैं 50 pxc लेता हूँ। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि वो पहचान में भी आना चाहिए कि यहाँ पे कुछ जगह छूटी है करके, है ना। तो एक काम करते हैं, उसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर, और मान लीजिए कि मैं रेड कलर का इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, चलिए, और मैं यहाँ पे कलर करके दे देता हूँ, उसके अंदर रेड में चलिए व्हाइट सूट करेगा। सेव किया, तो इससे क्या होगा, मेनू बार बन गया, लेकिन ये डायरेक्टली शो नहीं होगा, ये आपको मालूम है। आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कॉल करना पड़ेगा। कैसे कॉल करेंगे, इंडेक्स में जाएंगे, इस डिवीजन के बाहर, मतलब पहला वाला डिवीजन मेरा हो गया, इस डिवीजन के बाहर आप फिर से डिवीजन लेंगे और बस उसको कॉल करना है। तो आईडी इक्वल टू और नेम की मदद से आप कॉल कर सकते हैं मेनू बार। आप यहाँ पे अगर कुछ टेक्स्ट लिखना है तो लिख सकते हैं। काम करते, मैं जानबूझ के यही कोड कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट करता हूँ और इसको चेंज कर देता हूँ कि ये है आपका मेनू बार, है ना। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस वगैरह। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे मेनू बार ऐसा वर्ड लिख देता हूँ। चेक करते कि क्या ये वर्क करेगा, रन करते हैं एंड सीधा आउटपुट, आपको फर्क दिख रहा है। हाँ, यहाँ पे कुछ उसने स्पेस छोड़ा हुआ और कुछ चीजें ऐसी है जो हमको मार्जिन वगैरह सेट करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल हम वहां तक के नहीं पहुंचे। फिलहाल आप इतने ऊपर फोकस कीजिए कि हम लोगों ने क्या किया, एक प्रकार का वहां पे मेनू बार तो क्रिएट कर लिया है। ऐसे ही हम अलग अलग कंटेंट क्रिएट करेंगे, अलग अलग फूटर भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमाइज करते हैं उसको, आगे बढ़ता हूँ मैं, और एक पार्ट क्रिएट करता हूँ जैसे कि कंटेंट, ये वाला। और कंटेंट के अंदर मुझे साइड वायर भी चाहिए, मतलब ध्यान दीजिए, मैं कुछ एडिशनल चीज आपको बताने वाला हूँ, वो कुछ इस प्रकार से। मुझे कंटेंट तो क्रिएट करना है, कंटेंट के अंदर मुझे एक साइड में ऐसा कुछ भी चाहिए, लेआउट को डिवाइड करना है। मतलब देखो, समझने की कोशिश कीजिए कि कंटेंट के अंदर और एक डिवीजन है, कंटेंट खुद एक डिवीजन है, उसके अंदर एक, यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ, मान लीजिए इसको साइड बार बोलते हैं, साइड बार। ठीक है, चलिए
तो मुझे कंटेंट के अंदर डिवीजन क्रिएट करना, तो ये कैसे करेंगे, मिनिमाइज करते हैं, एक कंटेंट करके क्रिएट कर लेते हैं, बहुत ही आसान है। अब थोड़ा फास्ट करते हैं, क्या करेंगे, दिमाग में जोर डालो। क्या करेंगे, एक काम करता हूँ मैं, इसको ही कॉपी कर लेता हूँ और नीचे पेस्ट कर लेता हूँ और उसको ही नाम दे देता हूँ कंटेंट। चलिए कंटेंट बन गया यहाँ पे। कंटेंट साइज में बड़ा है तो विड्थ बड़ी है, हाइट भी थोड़ी ज्यादा चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ 500 पिक्सल कर देता हूँ। उसका कलर आप अलग कुछ रख सकते हैं, मैं रखता हूँ उसका व्हाइट। ठीक है, बैकग्राउंड कलर व्हाइट है और कलर की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ये निकाल दिया और बस इसको कॉल करके देखते हैं कि ये कॉल होता है क्या। फिर से इंडेक्स में जाएंगे, क्या करेंगे, इसको ही कॉपी करेंगे और नीचे पेस्ट कर देंगे। लास्ट टाइम मैंने हाथ से लिखा था, बस यहाँ पे चेंज क्या करेंगे हम, कंटेंट, और यहाँ पे लिख दूंगा कि ये भैया कंटेंट है, सेव। ठीक है, फिर से एक बार रन कर दे। सीधा चेंज, आपको कंटेंट दिख रहा है, लेकिन मेरा एम ये है कि कंटेंट के ठीक अंदर मुझे लेआउट मतलब और एक डिवीजन ऐड करना है। तो ठीक है, पहले डिवीजन तो क्रिएट कर लेते हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, तो देखो फिर से जाएंगे स्टाइल शीट पे, एक डिवीजन पहले मैं क्रिएट करता हूँ, फिर से कंटेंट को कॉपी करता हूँ, नीचे यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ साइड बार। ठीक है, आप अपने मन से नाम देख सकते हैं, ये सारे नाम मैं अपने मन से दे रहा हूँ। ठीक है, साइड बार कितनी विड्थ चाहिए, फुल विड्थ की मुझे जरूरत नहीं, मुझे ज्यादा विड्थ नहीं चाहिए, कम विड्थ चाहिए, तो एक काम करता हूँ 200 पिक्सल कर देता हूँ। ठीक है, छोटी सी विड्थ चाहिए। उसके बाद में मैं इसको देख के ही ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो विड्थ उसकी कम, हाइट उसकी ज्यादा है, बड़ी है, जितनी कंटेंट की हाइट है उतनी, तो हाइट एकदम परफेक्ट है। बैकग्राउंड कलर मैं चाहता हूँ कि यार वो पहचान में तो आना चाहिए कि वहां पे है करके, तो एक आधा कलर देना पड़ेगा वहां, तो मैं एक आधा कलर दे देता हूँ कि जो थोड़ा सा वाइट से ही कनेक्टेड हो, ये वाला लेते हैं। ठीक, सेव किया। चलिए, और अब मैं जब रन करूंगा तो रन नहीं हुआ, ये तब तक रन नहीं हो सकता जब तक कि आप उसको कॉल नहीं करते। तो कॉल करने के लिए इस बार कहा जाना पड़ेगा, तो उसको डायग्राम से समझिए। कंटेंट के अंदर साइड बार है, तो जाहिर सी बात है कि जब आप कोड लिखेंगे, तब कोड लिखते वक्त आपको इंडेक्स वाले पेज के अंदर जहां पे आपने कंटेंट लिखा है, वो भी आपको कॉल कहाँ करना पड़ेगा, साइड बार इसके अंदर ही कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, फिलहाल के लिए मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं और एक डिवीजन लेता हूँ। आप डिवीजन के अंदर डिवीजन ले सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट। कंटेंट के अंदर मुझे और एक डिवीजन चाहिए और उस डिवीजन का नाम है साइड बार। ठीक है, लिया मैंने, और एक बार बस इसको रन करके देखते कि ये वर्क होता है कि नहीं। एंड सी द चेंज, आप थोड़ा चेंज देख रहे होंगे कि भैया ये जो पार्ट है, ये जो कलर है, ये अपने साइड बार। आपने कई बार देखा होगा कि वेबसाइट्स में ऐसा होता है, साइड बार होता है, एक साइड में अलग मेनू होते हैं, इधर के मेनू अलग होते हैं। तो अभी जो किया ये मैंने, ये लेफ्ट साइड बार, अगर यही चीज इधर होती तो ये राइट साइड बार होता। ठीक है, आई होप ये आपको समझ गया हो। ठीक है, और सेम टू सेम मैं नीचे क्या कर सकता हूँ, फुटर कर सकता हूँ। अब इतना किया तो फुटर को ही क्यों छोड़ते, फुटर भी बना लेते हैं। चलिए, फुटर को कैसे बनाएंगे, सेम स्टाइल शीट में जाइए, इसको ही मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, नीचे पेस्ट, एंड यहाँ पे मैं लेता हूँ फुटर। फुटर में मुझे विड्थ पूरी चाहिए। ठीक है, तो मैं 100% लेता हूँ, हाइट इतनी जरूरत नहीं है तो मैं 100 ही लेता हूँ, और कलर जो है मैं ब्लैक ही देता हूँ, मतलब जो हेडर का कलर है वही मैं इसका भी देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं अपना जो इंडेक्स पेज है उसके अंदर कंटेंट के बाद में कॉल करता हूँ। तो एक काम करता हूँ, मैं इसी को कॉपी और नीचे पेस्ट करता हूँ, तो ये जो कोड हो गया ये मेरा फूटर का, दैट्स इट। ठीक है, सेव करता हूँ और अब मैं इसको रन करता हूँ। सी द चेंज, आपको दिख रहा है कि हेडर है हमारे पास में, मेनू बार है हमारे पास में, लेआउट भी बन चुका है, बीच की कंटेंट भी है और फुटर भी है। अब मुझे करना ही क्या है, अगर मुझे वेबसाइट बनानी होती है अभी तो मैं फटाफट काम पे लग जाता। करना ही क्या है, लोगो डालो, मेनू बार ऐड करो, साइड साइड बार का कंटेंट डाल दो, एक दो इमेज ले लो बीच में, और फुटर डिजाइन एंड डेवलप बाय लक्ष्य IT सॉल्यूशन, हो गया। सोचा जाए अगर अच्छा स्किल सेट हो तो 1 घंटे के अंदर बहुत अच्छी वेबसाइट हो सकती है।
ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको स्किल सेट उस लेवल का होना चाहिए। फिलहाल जो मैंने आपको बताया वो है, आपने जो देखा ये है स्टैंडर्ड तरीका। वेबसाइट डेवलप करते वक्त आपको लेआउट के बारे में जानकारी होनी चाहिए और लेआउट डेवलप करते रहना चाहिए अलग अलग प्रकार के, तो उसमें से ये एक प्रकार है। ठीक है, आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। चलिए, तो हमने जो सीखा उसके ऊपर प्रैक्टिस भी जरूरी है। तो ये करने के लिए मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे एक लेआउट डिस्प्ले किया हुआ है। आप जरा इस लेआउट को देखिए, यहाँ पे 4 लेआउट है। ये चारों लेआउट मैं चाहता हूँ कि आप डेवलप करें। ठीक है, ये बेसिक वेबसाइट के लेआउट है। देखो, पहला लेआउट कुछ इस प्रकार से, यही वाला लेआउट हमने डेवलप किया। ठीक है, थोड़े से उसमें चेंजेस है। दूसरा लेआउट ये है, तीसरा ये है और चौथा ये। जो डिविजन्स मैंने पढ़ा है उसकी मदद से मैं चाहता हूँ कि इसका आप इस्तेमाल करके देखें। ओके, हो सकता है कुछ जगह पे आपको दिक्कत जाए। ठीक है, उसका सॉल्यूशन आप ढूंढने की कोशिश कीजिए। ठीक है, क्योंकि अच्छा डेवलपर को जो है सॉल्यूशन ढूंढने आना चाहिए कोडिंग में। आप जब इधर उधर उस डिवीजन को हिलाएंगे तब आपको दिक्कत आने वाली है। ठीक है, तो वो आपको खुद सर्च करते आना चाहिए, इंटरनेट पे डाल देना चाहिए और आना चाहिए। नहीं आया तो फिर मैं हूँ, मैं बता दूंगा। ठीक है, चलिए, सो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो आज मैं इस सेशन में यहीं पे रुक जाता हूँ, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।